प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। बिहार पुलिस एग्ज़ाम जो कि 7 अगस्त 2024 को हुआ है, जो पेपर हुआ है, आपको मालूम है कि अलग अलग ये जोन वाइज पेपर बांट दिया गया था। ठीक है, तो अलग अलग जोन में क्या अलग अलग पेपर, सभी का प्रश्न अलग अलग क्वेश्चन था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये जो हम पेपर सोल्व करवा रहे हैं आपको, ये नवादा औरंगाबाद साइड का जो जोन है उधर का ये पेपर है। ठीक है, इसके सभी 100 प्रश्नों का ऑथेंटिक आंसर की आपको बताएंगे, तो इस वीडियो में बने रहें और इस चैनल पर बने रहिएगा। आपको जितने भी प्रश्न पूछा गया है वो सभी प्रश्नों से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न का वीडियो लाएंगे, जो कि आपको आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था आपका कि 1980 के दशक में के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा यंत्र तैयार किया था। तो 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया है। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, जनहित याचिका, है ना। इसका करेक्ट आंसर है जनहित याचिका, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, PIL, है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी भी देश में कानून बनाने का सर्वोच्च अधिकार किसके पास होता है। तो ये संसद के पास होता है। कई क्वेश्चन आपको पढ़ाते हैं, जब रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे संसद अगर पूछ लिया जाएगा आपसे कि संसद किस अनुच्छेद में, तो आपको याद रखना है संसद अनुच्छेद 79 में है, और राज्यसभा 80 में है, और लोकसभा किस अनुच्छेद में, लोकसभा का गठन जो है संरचना किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 81 में। याद कैसे रखना है, सरल, है ना। संसद, राज्यसभा, लोकसभा, संसद, राज्यसभा और लोकसभा, है ना, सरल। संसद का संरचना जो है अनुच्छेद 79 में। ये तीनों अनुच्छेद आपको हमेशा याद रहेगा, तीनों लगातार है, 79, 80, 81। संसद की संरचना है अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा 80, लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है। तो ये कौन रखता है, तो ये रखता है राष्ट्रपति, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन और अगर पूछा जाएगा आपसे कि संसद कि दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। देखिए ये सभी जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताएंगे आपको, हर पॉइंट्स को याद रखना है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है, तो अनुच्छेद 108 के तहत। संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये सभी प्रश्न आपको क्या, अभी तो थोड़ा डिटेल में कम बताएंगे, आपको आंसर ज़्यादा बताते जाएंगे। फिर आपको अगला जो वीडियो लाएंगे कल, उसमें मतलब जो वीडियो लाएंगे अगला शाम को ही लाएंगे, तो फिर ये उसमें आपको पूरे डिटेल में बताएंगे एक्स्ट्रा फैक्ट्स, जो कि आने की पूरी संभावना रहेगी, क्वेश्चन आपसे आगे वाला एग्जाम में लड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है। तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या जाता है, संघ और राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच जो विवादों को बंटवारा में निपटारा होता है, विवादों का जो निपटारा होता है वो सुप्रीम कोर्ट में ये जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन पूछा गया शोभा रिगपा, ये क्या है, शोभा रिगपा ये क्या है, ये हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है ना, शोभा रिगपा। नेक्स्ट है पूछा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया। तो अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ चला, तो कोलकाता में चला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है कि गोल कीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है गोल कीपर के रूप में अच्छे प्रदर्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। तो देखिए GSAT, एडुसेट और ये हेमसेट, ये सभी सैटेलाइट है, भू अस्थायी उपग्रह है। ये जुगनू क्या है, ये तो एक जंतु है, ये जो भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है कि समान चकेवा, है ना, बिहार का एक त्यौहार है। यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित करती है, सामा चकेवा। तो सामा चकेवा ये रक्षाबंधन से रिलेटेड है, तो ये भाई बहन का ये त्यौहार को ये समर्पित करता है ना। इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 में कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था। तो ये सबको मालूम है आपको, ताजमहल का वास्तुकार कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी था। नेक्स्ट है कि बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य ये जीवक कहाँ का निवासी था, ये पूछा है। तो ये राजगीर का निवासी था। बिंबिसार कौन था, तो बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार का पुत्र कौन था, तो अजातशत्रु, और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। ठीक है, और बिंबिसार ये हर्यक वंश का संस्थापक था। और एक आता बिंदुसार, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। बिंदुसार कौन था, तो मौर्य वंश का वो शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य का संस्थापक मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य।
चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, अब बिंदुसार का पुत्र था अशोक, यानी अशोक का पिता था बिंदुसार। वो बिंदुसार अलग है, ये बिंबिसार ये अलग है। ये हर्यक वंश का संस्थापक है। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, आपको ये गद्यांश वाला क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। तो गद्यांश वाला क्वेश्चन आप हिंदी का है, इसको पढ़ेंगे तो इसमें सब आंसर आसानी से समझते जाएंगे। पहले इसका बनाने का तरीका क्या है गद्यांश का पहले क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। इतने बड़े गद्यांश अगर दिया जाए तो पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन जब पढ़िएगा उसके बाद तीनों, जैसे 3 क्वेश्चन पूछा है तो तीनों क्वेश्चन को पढ़ लेना, आपको क्या क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद गद्यांश पढ़ना चाहिए। गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिमाग में आते जाएगा, कहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था। आसानी से आप जैसे जैसे पढ़ते जाएगा आंसर भी दिमाग में आते जाएगा, ठीक है। तो ये आपका तरीका है। इसमें आपको गद्यांश एक टेलीग्राम पर डाल देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 से ना 15 से। 15 में क्या पूछा गया कि राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो राज्य में विधान परिषद के सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो इसमें क्या होता है, राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है कि संविधान सभा के चुनाव हुए थे। तो संविधान सभा के चुनाव कब हुआ था, तो जुलाई 1946 में हुआ था, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में क्या पूछा गया कि सर्वोच्च न्यायालय वो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है, तो ये तो हटा सकता है राष्ट्रपति ही, लेकिन इसमें भी एक शर्त है। इसमें क्या, राष्ट्रपति यदि दोनों सदनों द्वारा यह प्रस्ताव पारित हो, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है। तो कौन सी गैस जो है पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है, तो ये हाइड्रोजन जो गैस है ये पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है। हाइड्रोजन को आवारा गैस कहा जाता है, वहीं से रेट कर देना है कि है ना ये पॉप की तरह आवाज़ करता है, आवारा गैस है ये पॉप की तरह आवाज़ करते हुए जलती है, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, 3 समस्थानिक है ना, वो सभी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। हाइड्रोजन से भी कई प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है। तो अंडे की जर्दी जो है ये है आपका, ये आता है जेल में, है ना, इसका करेक्ट आंसर है जेल। दूध पूछे तो क्या आता है, दूध एक इमल्सन यानी पायस है। नेक्स्ट है कि आयरन का प्रतीक क्या होता है, तो लोहा का क्या होता है, एफी होता है, इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट है 21 में क्या पूछा, जल में ऑक्सीकरण परमाणु की संकरण अवस्था क्या है। तो जल में ऑक्सीकरण परमाणु की संकरण अवस्था है sp3 है। उसमें क्या होता है, जिसके जितना उसको आपको बताएंगे, जितना जो बॉन्ड बनता है, जैसे कि 4 बनता है तो इसमें एक घट के होता है ना, sp3 होता है, अगर 3 बनता है तो 2 होता है। नेक्स्ट है यूरोप के स्केच रिपोर्टाज है ना, यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक है। तो इसका करेक्ट आंसर है इसका राजकुमार है ना, इसके लेखक कौन है, राजकुमार। नेक्स्ट है इसमें मिलान करने वाला है। इसमें क्या है, हिंदी का क्वेश्चन लग रहा है ना कि छाती पर मूंग डलना। आप ऑप्शन से भी इसको छांट सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन से भी आप जब देखेंगे 4 ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ छाती पर मूंग डलना इसका क्या हो सकता है। तो इसको जब देखेंगे छाती पर मूंग डालना, जैसे ऑप्शन में कि धैर्य पूर्वक कष्ट सहना, या तो कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना, या तो ईर्ष्या करना, या तो साथ रहकर परेशान करना। तो छाती पर मूंग डालना क्या होता है, साथ रहकर परेशान करना, है ना। तो इसका 1 का जाएगा 4 में, ठीक है। फिर क्या है, छाती पर पत्थर रखना। तो छाती पर पत्थर रखना यानी कि कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। और छाती पर सांप लौटना, तो ये क्या होता है, छाती पर सांप लौटना यानी उसका क्या होता है, ईर्ष्या करना, है ना, ईर्ष्या करना हो जाता है। और छाती ठोंकना मतलब क्या होता है कि छाती ठोंकना, इसमें ये रहा है, छाती ठोकना मतलब ये होगा, है ना, कि जैसे छाती ठोक के बोलते हैं ना, कठिन कार्य तो प्रतिज्ञा लेना, प्रतिज्ञा छाती ठोक के लेते हैं, ये होगा, ठीक है। बाकी सी का जो है छाती पर, आपको यहाँ बी का बताए थे, बी का 1 होगा ना, छाती पर पत्थर रखना है यानी धैर्यपूर्वक कष्ट सहना, ये होगा, बी का 1 होगा। छाती पर पत्थर रखना यानी धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। छाती ठोकना मतलब आपको समझ में आ गया, छाती ठोकना यानी कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी में आएगा, ए का 4 है ना, बी का 1, सी का 3 और डी का 2 होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह
सही नहीं है। कौन सा समास में विग्रह सही, सही जो विग्रह किया वो नहीं है। तो देखिए गुरु दक्षिणा, ये गुरु के लिए दक्षिणा, ये सही है। ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त, ये भी सही है। सेना नायक यानी सेना का नायक, ये भी सही है। राज्यसभा का मतलब राजा के लिए सभा, ये गलत है, क्योंकि राज्यसभा का मतलब क्या होता है, राज्यसभा का ये होता है, राज्यसभा मतलब क्या होता है, राज्य का एक सभापति होता है ना, तो ये राजा के लिए सभा, ये गलत है, तो ये सही नहीं है। तो आंसर ए हो गया। नेक्स्ट है आपको कि डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया है। तो जीव द्रव्य का नाम दिया था किसने, परकिंजे ने दिया था ना, J.E. परकिंजे ने दिया था। ठीक है, कोशिका से जितने प्रश्न सब याद रख लेना है कि कोशिका की खोज किसने किया, कोशिका केंद्र की खोज ने किसने किया। ठीक है, आपको सब बताते भी हैं, रेगुलर जो वीडियो देख रहे हैं उनको मालूम है, एक्स्ट्रा फैक्ट से जितने भी प्रश्न अब जो बताते हैं उससे बहुत सारा प्रश्न पूछा गया। ठीक है, जैसे कोशिका की खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। अब रॉबर्ट के जैसे 3 नाम है, तो तीनों को याद रखना है। रॉबर्ट हुक है, तो यानी कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, एक है रॉबर्ट ब्राउन, तो कोशिका के केंद्र की खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और एक है आपका रॉबर्ट कोच है, वो क्या, जो तपेदिक है टीबी का बैक्टीरिया की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट कोच ने किया था। तो ये सभी याद रखना है। सबसे छोटी कोशिका पूछे तो वो आपका माइकोप्लाज्मा होता है, सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, आपको और भी डिटेल में बताएंगे हैं अगले, अभी क्या है लगातार वैसे ही वीडियो बनाएंगे जो आपको एग्जाम में पूछा गया है। कई सेट है, जो भी सेट में मिलता जाएगा क्वेश्चन आपको उसी से रिलेटेड वीडियो बनाते रहेंगे। अभी निम्नलिखित में से कौन सा तरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। तो क्या बोला, कौन सा तरल अस्थायी उत्तक जो है पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, तो ये करता कौन, तो ये है स्क्लेरन कायमा करता है। ठीक है, स्क्लेरन कायमा। एक दूसरे सेट में पूछा गया था कि एक क्वेश्चन आया था इसी 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 से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था किसका, कि किसका रेशा है, ऐसे क्वेश्चन आया था, तो उसका भी स्क्लेरन कायमा को आंसर आया था, वो अगले वीडियो में ठीक बता देंगे आपको। हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है। तो हरी पत्तियां भोजन को पदार्थ के रूप में किस रूप में संग्रह करती है, ये पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, स्टोर्स हो जाएगा। देखिए मानव लोग जो है भोजन को किस रूप में संग्रह करते हैं, तो ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, और जो पत्तियां जो हरे पत्तियां जो है वो स्टार्च के रूप में भोजन संग्रहित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाग के सदस्य कितने संस्थान हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको जल्दी मिलेगा नहीं, है ना, कई आप चैनलों पर आपको इसका आंसर नहीं बताया हुआ। ठीक है, लेकिन काफ़ी सर्च के बाद मैंने इसे ढूंढ निकाला। इसका आंसर है आपका, इसका करेक्ट आंसर है ना 28 का आंसर है आपका 1645, है ना। इसका क्या है, 31 मई 2024 को जो संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाग के सदस्य कितने संस्थान है, तो 1645 से 100% करेक्ट आंसर है इसका 1645। नेक्स्ट एक सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। तो सूचना का अधिकार अधिनियम ये पारित हुआ था कब, आपका 2005 में पारित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। तो ये 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। देखिए किस वर्ष को, सब वर्ष को कोई ना कोई चीज़ घोषित करता है। आपको ये क्वेश्चन आपको रेलवे जो स्पीडी मतलब सिंपल जो स्पीडी करंट अफेयर होता है वहाँ भी आपको ये इस टाइप के प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें भी आपको एक आगे पीछे जैसे 2022 हो, 23 हो, 24 हो, ये याद कर लेना है। आपका 30 के बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 31। इसमें क्या पूछा है, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है। तो अनुपस्थित कौन सा होगा, तो तारकाय जो है ये अनुपस्थित होता है किसमें, सभी पादप कोशिकाओं में तारकाय जो ये अनुपस्थित होता है। देखिए कोशिका भित्ति क्या है, ये पादप में कोशिका भित्ति पाया जाता है, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ जाए कि पादप को और पादप जगत को जंतु जगत से कौन अलग करता है, तो मेन चीज़ें यही है ना, कोशिका भित्ति है और एक आता है आपको क्लोरोफिल जो होता है ना, तो वो भी अलग करता है। नेक्स्ट है कि प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है। तो प्लाज्मोडियम में होता है क्या, बहु विभाजन जनन होता है। नेक्स्ट है आपका 33 में क्या, हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक अस्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रा में मुकुलों का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 34 में क्या है
कि कुछ सरीसृप में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें क्या होता है, कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है ना। लिंग निर्धारण निषेचन अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है कि बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? काफ़ी इजी है ना, बच्चा खेल रहा है, ये क्या आएगा? प्रेजेंट टेंस में आएगा, ये सामान्य वर्तमान काल में आएगा ना। बच्चा खेल रहा है तो सामान्य वर्तमान काल है। स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आपको जो सेट अभी जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको बता दिए थे, आपको मालूम है। उपसर्ग जैसे पूछे ऊ से उपसर्ग, ऊ से आगे है ना, ऊ से आगे। और प्रत्यय पूछे, दो ही क्वेश्चन आएगा, एक प्रत्यय पूछता है तो प्रत्यय पीछे, पो से प्रत्यय, पो से पीछे। तो उपसर्ग पूछा है तो आगे, आगे कौन आएगा? तो सु आएगा ना। स्वागत में इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है सु, है ना। स्वागत में उपसर्ग क्या है? सु है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? तो असंगत विकल्प पूछा जा रहा है कौन सा है? तो पहला क्या है? बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास, तो वो विश्वास कहलाएगा, ये गलत है। ठीक है, कैसे? देखिए, बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास जो होता है ना, वो होता है अंधविश्वास होता है। ठीक है, जिससे अविश्वास का मतलब क्या हुआ कि आपको विश्वास उस पर करेंगे नहीं, सोच समझ के उसको विश्वास नहीं करना है तो वो अविश्वास हो गया। लेकिन विचार सोचे विचारे अगर विश्वास कर लिए तो वो अंधविश्वास कहला गया। गायों को पालने वाला ग्वाला, ये सही है। गोद लिया गया पुत्र दत्तक कहलाता है, ये सही है। किए गए उपकारों को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, ये भी आपको सेट में आया था। ठीक है, जो किए गए उपकारों को मानता है वो कृतज्ञ कहलाता है। ठीक है, ये जो सेट जो रेगुलर डेली देख रहे हैं उस सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, ये किरण पब्लिकेशन का जो आप सेट करवा रहे हैं उसका ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन असंगत है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि गुजरात में नवीन कोप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, एक होता है नवीन जलोढ़ मृदा, एक होता है पुरानी जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। ठीक है, जो खादर जहाँ वर्षा में क्या बार बार पानी आता है वो खादर कहलाता है, और जहाँ वर्षा में कभी कभी पानी आता है सालों में एक आध बार तो वो कहलाता है बांगर। ठीक है, तो खादर या नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलेंगे। तो खादर ऑप्शन में देखिए है नहीं, बांगर हो गया तो पुरानी हो गई है। ठीक है, तो ये आंसर होगा नहीं। माटा ये कोई चीज़ है नहीं, ये भाटा ये आंसर होगा नहीं, तो आंसर इसका टिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृदा से कई क्वेश्चन आपको बताते हैं हमेशा, है ना, कि मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। मिट्टी जो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। कॉफ़ी और चाय के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी लेटराइट मिट्टी है। काजू के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? तो लाल लेटराइट मिट्टी है। और कॉफ़ी ये कपास के लिए काली मिट्टी, इसका जिसको रेगुल मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 में क्या है कि निम्न में से कौन सी कंपनी ONGC है ना, ONGC, ठीक है, जो कि एक महारत्न कंपनी है। ONGC और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है। तो जो ONGC कंपनी जो है किस हेलीकॉप्टर की सेवा प्रदान करती है? तो परमहंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड की सेवा प्रदान करती है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिक है? ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार का जितना भी एग्जाम देखिएगा ना, सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जनसंख्या घनत्व किसका है। ठीक है, ये तो हमेशा रिपीट होते रहता है, आपको याद भी होगा। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा जनसंख्या सिंपल पूछे तो उत्तर प्रदेश का है, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का है। ये सभी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गगन शक्ति, देखिए सैन्य अभ्यास से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बताते थे, यहाँ पूछा गया है सैन्य अभ्यास से। तो ये कहाँ किया गया था? तो गगन शक्ति जो है ये किया गया था आपको, ये राजस्थान में ना, इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट है 42 में क्या है? बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे LDC उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की है? तो ये हासिल किया है, देखिए सब में एक चीज़ दिया हुआ है कि लोड डिस्पैच सेंटर। ठीक है, लोड डिस्पैच सेंटर, लेकिन है कौन सा? लार्ज है, मीडियम है, स्मॉल है, सेंट्रल है। तो ये मीडियम लोड डिस्पैच सेंट्रल ने जीता है। ठीक है, इस श्रेणी में, किस श्रेणी में? तो मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर में कौन श्रेणी? तो मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर श्रेणी में
2023 का उत्कृष्टता पुरस्कार जो है एलडीसी, तीसरे एलडीसी में मिला है बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को। तो ये आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 43 में क्या पूछा गया कि लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के डेस जिले में स्थित है। तो ये तो सबको मालूम है, कौन नहीं मारा होगा। लीची जैसी आए तो लीची सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो मुजफ्फरपुर में। अच्छा, सबसे ज़्यादा फल उत्पादक जिला कौन सा है अगर पूछे तो वही मुजफ्फरपुर ही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है। तो जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है, देखिए जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर करता है, जीवन प्रत्याशा करता है, लोगों द्वारा अर्जित कौशल निर्माण ये करता है, ये मुद्रास्फीति नहीं करता, ये अलग चीज़ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 45। इसमें क्या है कि निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है। गैर बाजार यानी कि बाजार से संबंधित नहीं है। तो पहला क्या है, राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है, मतलब वो आपके घर का है, ठीक है, आप उसको घर में सब दूध पी लेते हैं, तो वो क्या हुआ, बाजार से रिलेटेड नहीं हुआ। यही अगर बोल देता कि उसका दूध क्या करता है, वो बाजार में बेचता है, तो वो बाजार हो जाता है, ठीक है। गैर बाजार यानी कि बाजार से रिलेटेड नहीं। जैसे क्या है, मोहन एक कृषक है और वह फसल बेचता है, तो ये बाजार से संबंधित हो गया। ये काजू एक दुकानदार है और वह किराने का सामान बेचता है, तो ये भी क्या बेचेगा, तो बाजार से संबंधित हो गया। नेहा एक बुटीक चलाती है और ऑर्डर पर कपड़े सिलती है, तो ये भी क्या है, ये बाजार से संबंधित हो गया। ये तो कॉमन सेंस का है ना क्वेश्चन है, जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग से इसको बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो गैर बाजार यहाँ समझना था मेन कि गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण। देखिए कोई भी क्वेश्चन, अगर कुछ क्वेश्चन क्या होता है कि आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पे दिया जाता है 2-3 क्वेश्चन, तो आपको क्या अगर नहीं भी जान रहे हैं तो उसको सोच के थोड़ा सा आप आइडिया लगाइए कि इसका आंसर हो सकता है क्या, ठीक है। इस तरह से भी आप आंसर टिक करिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, काफ़ी आसान था, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 में क्या पूछा है कि बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है। बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है, तो इसमें पूछा कौन सही नहीं है। तो पहला क्या है कि निर्मित उत्पादों को विश्व स्तर पर बेचा जाता है, तो बहुराष्ट्रीय जो निगम है इसका तो है, ये वाला सही है। अब वस्तुओं एवं सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है, ये गलत है, ठीक है। फिर क्या है कि उत्पादन को बढ़ते हुए जटिल तरीकों में संगठित किया जाता है, तो ये भी सही है। यानी पूछा गलत कौन सा है, सही नहीं है कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47 क्या इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा है कि ऑनेस्टी इज ए एग्जाम्पल ऑफ। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए ऑनेस्टी क्या, ईमानदारी, उसमें पूछा कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है या तो कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, या तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यानी कि भाववाचक संज्ञा। तो ऑनेस्टी ईमानदारी क्या आ जाएगा, भाववाचक में आ जाएगा ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये हो गया। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी इसमें एडजेक्टिव कौन सा है। देखिए ऑल दिया हुआ है, मैन मस्ट डाई, इसमें एडजेक्टिव पूछा कौन सा है, ठीक है। तो एडजेक्टिव इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो गया, एडजेक्टिव ऑल है ना। नेक्स्ट है 49, इसमें क्या पूछा है कि चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच इज मेड ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स ए, यानी प्रीफिक्स यानी क्या होता है, पहले जो आता है ना उपसर्ग वाला प्रीफिक्स, यानी कि जो ए के से मिलकर है ना जो शब्द बना है, तो वो कौन सा है। तो ए प्रीफिक्स से जो बना है इसका करेक्ट आंसर है अबेक, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबेक। जैसे देखिए अगर ए इसमें हटा देते हैं तो इसमें कोई शब्द नहीं बनता, ठीक है, ये सब नहीं बन रहा है, लेकिन ए हटाएंगे तो इसमें बेक भी शब्द होता है, ठीक है। तो ये प्रीफिक्स ए का यूज हुआ है इसमें, है ना, ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन क्या है, द प्लेस एट विच द स्पर्म एनकाउंटर विथ द एग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका ओविडक्ट है ना, इसका करेक्ट आंसर है ओविडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यानी कि ये हिंदी का ही था कि वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है तो वो क्या कहलाता है, डिंब वाहिनी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51 में क्या है, डैश मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। तो मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है ये पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है मस्तिष्क, है ना। मस्तिष्क जो होता है मुख्य समन्वय केंद्र होता है ना, मस्तिष्क से ही सारा चीज संचालित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कठोर कैल्शियम कार्बोनेट,
का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? तो ये किसका है? तो ये है आपका मोलस्का, है ना। मोलस्का जो होता है, जैसे शंख होता है या तो मोती होता है, ये सब क्या है? कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा संघ को पूछे तो कौन सा हो जाएगा? तो आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ यानी कि लसिका के संदर्भ में गलत है? तो कौन सा कथन इसमें गलत है ये बताना है, ठीक है। तो इसका देखते हैं। पहला क्या है? लसिका परिवहन का कार्य करती है, ये सही है। लसिका प्लाज्मा के समान वो रंगहीन होता है, ये भी सही है। लसिका आंत से पाचित वो अवशोषण अमीनो अम्ल का परिवहन करती है, ये भी सही है। चौथा क्या है? लसिका को लसिका वाहिनियों द्वारा एकत्र किया जाता है, ये गलत है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट है, एक अपसारी दर्पण है। तो अपसारी दर्पण क्या होता है? एक उत्तल दर्पण है, ये अपसारी दर्पण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 55 में क्या है? देखिए पहले क्वेश्चन समझते हैं कि चित्र में एक ओम के नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है, ठीक है। ओम का नियम का एक साधारण परिपथ दर्शाया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे तो समझ में आसानी से आते जाएगा, तो घबराना नहीं है। बड़े क्वेश्चन देख के बस पढ़िए, समझ में आएगा। एक विद्यार्थी एक्स ने ओम के नियम के सत्यापन के लिए एक परिपथ बनाया, ठीक है। जो परिपथ दिया हुआ ऊपर, परिपथ में कुछ त्रुटियां कर दिए, यानी कुछ उसमें एरर है। पहले तो बता दिया है कुछ गलती उसमें किया हुआ है, ठीक है। उन त्रुटियों को सही किया जा सकता है, तो वो कैसे सही किया जा सकता है? अब देखिए ऑप्शन देखेंगे तो और आसान से समझ में आएगा। पहला ऑप्शन क्या है? एमीटर ए तथा वोल्टमीटर बी दोनों को परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाना चाहिए। यानी कि यहीं पर लोचा है कि श्रेणी क्रम में होगा कि समांतर क्रम में होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है? एमीटर ए को परिपथ के श्रेणी क्रम में तथा वोल्टमीटर को परिपथ के समांतर क्रम में लगाना चाहिए। यानी कि यही जानना मेन जरूरी है कि एमीटर को किस क्रम में लगाया जाता है और वोल्टमीटर को किस क्रम में लगाया जाता है। चलते देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में। अब ये है, अब देखिए ए मीटर को एक चीज़ हमेशा याद रखना है आपको कि ए मीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, ठीक है। ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम देखिए, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम आसानी से आप समझेंगे कैसे। देखिए समांतर क्रम किसको बोले? देखिए जैसे आप मैथ में पढ़ते होंगे दो समांतर रेखा, तो समांतर रेखा कैसे होता है? ऊपर और नीचे होता है ना, तो ये समांतर रेखा हो गया। तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेगा? यही ऊपर नीचे जो होगा समांतर क्रम में, वहीं से रिलेट करना आपको। जो समांतर रेखा होती है बस वैसे ही समांतर क्रम में, यानी ऊपर नीचे। श्रेणी क्रम बोलेगा तो ये सीधा वाला, ठीक है, ये श्रेणी क्रम हो गया, ठीक है। तो ये ए मीटर को आपको मालूम है कि ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये ए मीटर यहाँ ए लिखा हुआ है ना, ये किस में जोड़ दिया है? समांतर क्रम में। देखिए ऊपर नीचे किया है ना, तो ये समांतर क्रम में जोड़ दिया, तो यही गलत है। ए मीटर को किस में जोड़ना है? श्रेणी क्रम में। और वोल्ट को जो है ये सीधा जोड़ दिया है। वोल्ट को जबकि ऐसे जोड़ना चाहिए था, समांतर क्रम में ना। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तब यही देखते हैं इसका ऑप्शन, है ना। तो वही ऑप्शन में लिखा है कि ए मीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, ये वाला सही है, ठीक है। कि वहाँ पर क्या जोड़ दिया है? समांतर क्रम में। ए मीटर को समांतर क्रम में जोड़ दिया है ना। देखिए ए मीटर को क्या किया? समांतर क्रम में जोड़ दिया है। ये क्या ऊपर नीचे है, यानी कि समांतर क्रम में जोड़ दिया, जबकि ए मीटर को याद रखना है क्या? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बस यहीं से आंसर बन जाएगा, ठीक है। ए मीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को परिपथ के समांतर क्रम में लगाना चाहिए, ये वाला सही है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, अब आएगा कितना? 55 के बाद आएगा 56। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग होगा। देखिए एक वस्तु का द्रव्यमान और इसका क्या वेग दिया हुआ है, ठीक है। द्रव्यमान और वेग के बारे में यहाँ पर दिया हुआ था, आपको ये मालूम है। संवेग दिया हुआ था, इसमें रिलेशन क्या होता है? P बराबर mv होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान क्या किया? 4 गुना किया है ना, 4 गुना किया, और वेग जो है आधा कर दिया, यानी कि आधा कर दिया। तो जब इसको करेंगे तो क्या होगा? इसको कैलकुलेट कर देंगे, क्या होगा? 2 गुना हो गया, है ना। बच गया क्या? 2, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि विद्युत उपकरणों को अति भारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि कौन सा है ना। विद्युत उपकरणों को अति भारण के लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका कौन सा है? तो उसमें क्या देखिए,
जो करंट लग जाता है, लघु पतन क्या होता है, लघु पतन यानी कि जो करंट लगने से जो बताता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले अर्थिंग देते हैं ना, वही अर्थिंग जो होता है सबसे आसान तरीका होता है लघु पतन से, शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए क्या करते हैं, जो खतरा ना हो तो क्या करते हैं, अर्थिंग लगाते हैं। वही है यहाँ भू संपर्क करना, यानी कि विद्युत उपकरणों को अति भारण के कारण जो होता है लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, अर्थिंग जोड़ते हैं। हम लोग कहीं भी कनेक्शन करते हैं तो पहले अर्थिंग वहाँ सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है ना, अर्थिंग जरूर लगाते हैं, तो वही भू संपर्क करना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 58। इसमें क्या पूछा है कि देयर आर, यहाँ हिंदी में चलते हैं, बिहार में देश वन्य जीव अभ्यारण्य और देश राष्ट्रीय पार्क और देश राष्ट्रीय जो टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो बिहार में 12 वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। तो 12 ऑप्शन नंबर मात्र एक में है ना, 12, तो इसको एक करके टिक करके निकल जाइए, ठीक है। 12 वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 59 में क्या मिलान करना है, तो इसमें क्या भाबर, तराई, भांगर और खादर, ठीक है। खादर के बारे में एक चीज़ मालूम है क्या ना, नई जलोढ़ मिट्टी, नवीन जो होता है, तो युवा निक्षेप हो जाएगा ना, इसका करेक्ट यहाँ आ जाएगा 4 का 1 में, ठीक है। और पुरानी में कौन सा आएगा, तो भांगर आ जाएगा ना, पुरानी में आपका भांगर आएगा, ठीक है। तो इसका पुरानी में यानी कि 3 का कहाँ जाएगा, 3 का 2 जाएगा, 3 का है, एक का जैसे कि भावर है ना, एक का ये भावर ये अलग है, भावर का होगा छिद्रपूर्ण, और 2 का तराई जो है ये जाएगा 3 में, तराई का घने जंगल और वन्य प्राणियों का वाला क्षेत्र है, और भांगर जो है ये पुरानी में जाएगा, और खादर जो है नई युवा निक्षेप में जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 60 है ना, क्वेश्चन नंबर है 60 में मिलान करना क्या, इसमें नदी दिया इधर और इधर सहायक नदी, यानी कि जैसे कि अमरावती किसकी सहायक नदी है ये पूछा है, ठीक है। तो आपको कुछ याद होता है तो अगर उससे भी क्या ऑप्शन से छांट के मार सकते हैं। अगर 1-2 इस टाइप के क्वेश्चन अगर मिलाने वाला रहता है तो अगर 1-2 भी कन्फर्म हो तो वहाँ से आंसर कभी कभी आप मार के निकल जाते हैं, क्योंकि दूसरा ऑप्शन रहता ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या है आपको दिया है गोदावरी, गोदावरी का क्या होता है, बेन गंगा, गोदावरी की सहायक नदी है बेन गंगा है, ठीक है। गोदावरी की सहायक नदी बेन गंगा है, और गंगा की सहायक नदी है कोसी है ना, कोसी नदी किसका है, तो गंगा की सहायक नदी है। और कृष्णा की सहायक नदी कौन सा है, तो कोयना है ना, कृष्णा का कोयना है, यानी कि जिसका कोई नहीं है उसका कृष्ण भगवान है, ठीक है, जिसका कोई नहीं तो कृष्ण भगवान है। और कावेरी का हो गया अमरावती, अमरावती किसकी सहायक नदी है, तो कावेरी का है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 61 में क्या है, निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है। तो काफ़ी बार बताएं आपको, वीडियो जो रेगुलर देखते हैं कि मोनाजाइट जब भी बताते थे 4-5 साथ में बताते हैं, और यूरेनियम और ये थोरियम, ये दोनों का निश्चित रूप से बताते हैं। जब भी किसी का अयस्क पूछा जाता है तो यूरेनियम और थोरियम है, जैसे पिच बिलेट किसका है, तो यूरेनियम का अयस्क है, और मोनाजाइट जो है ये थोरियम का अयस्क है ना, इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। और थोरियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो केरल में सबसे ज़्यादा, केरल में थोरियम पाया जाता है। केरल से जब भी बताते हैं तो सबसे ज़्यादा थोरियम, और सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन केरल में होता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल है। तो ये सभी चीज़ें आपको बताते रहते हैं। फिर यह क्या 62 में क्या है, ये आपका एक्टिव पैसिव वॉइस है। इसमें क्या पूछा है, द टीचर टीच द स्टूडेंट्स, इसमें क्या मेन चीज़ें रहता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। और जैसे प्रेजेंट टेंस में तो इज एम आर यही सब लगेगा, ऐसा नहीं कि वाज वेयर नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना है। तो द स्टूडेंट्स होगा द स्टूडेंट्स आर है ना, और फिर V3 बाय द टीचर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब जैसे यहाँ बेयर दे दिया, बेयर नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में एम इज आर ही होगा, ठीक है। तो इज नहीं लगेगा क्योंकि द स्टूडेंट्स जो है ये प्लूरल नाउन हो गया, तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो प्लूरल वर्ब लगेगा आर, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, इसमें क्या बोला है, 63 में है कि इसमें क्या है, जो ये अंडरलाइन है इसको आपको चेंज करना है, कौन सा सूटेबल इसमें वर्ड में नहीं बैठेगा। तो आई वाज डीपली अफेक्टेड है ना, काफ़ी मतलब उनसे होता है ना कि डीपली काफ़ी उससे प्रभावित हूँ, बाय हिज अर्बन बिहेवियर, तो अर्बन बिहेवियर नहीं होता, ठीक है, उसका होता है रीड बिहेवियर, यानी उसका जो रूखे व्यवहार से मैं काफ़ी प्रभावित हो गया, पूरा गहरा चोट लगा है, गहरा होता है ना, तो वही होता है रीड बिहेविंग हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर डी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है
इसमें क्या मैथ का क्वेश्चन पूछा है, इसमें क्या है, दो संख्याएं जिनका योग इतना है और गुणनफल इतना है, तो इसको क्या ऑप्शन से ही आसानी से इसको मार सकते हैं, आसानी से, क्या कम टाइम लगेगा। और इस टाइप का क्वेश्चन ऑप्शन से ही छांट लीजिए। जैसे दोनों का योग बोला है 28, तो देखना है पहले दोनों का योग 28, अगर मान के चलिए दोनों का योग एक ही ऑप्शन में 28 रहता तो आंसर वही देते थे। लेकिन इसमें क्या, यहाँ भी 28 है, यहाँ भी 28 है, यहाँ भी 28 है, यहाँ भी 28 है, तो अब क्या निकालना है, तो गुणनफल 87 होना चाहिए, 187। तो गुणनफल 187 करेंगे तो देखिए लास्ट में कितना, 7, 6 दूनी 12, ये नहीं होगा, ठीक है। ये 5 दिया 15, ये लास्ट में 5 आ रहा है, ये नहीं होगा, तो यही दोनों में से होगा, ठीक है। तो 21 सत्ते क्या होता है, 147 होता है, ठीक है ना। तो ये वाला आंसर नहीं होगा, हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें क्या पूछा है कि एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 3 घंटा का समय लेती है। कार की चाल को कितना बढ़ाया जाए ताकि उस स्थान तक पहुंचने में इतना घंटा का समय लगे। तो ठीक है, इसको क्या करना है, देखिए इतना घंटा का समय लगे ना, तो पहले क्या करें कि वो डिस्टेंस कितना वो किया है, कितना डिस्टेंस है ये जान लेना पहले। तो एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटा का समय लगता है। तो यहाँ से दूरी निकल जाएगा, दूरी बराबर क्या था, चाल गुना समय, तो 50 दिया 150, यानी कि 150 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है। अब बोला कि कार की चाल को कितना बढ़ाया जाए कि वो इतना समय में तय कर ले, तो इतना समय से भागा दीजिए, चाल निकल जाएगा, ठीक है। समय से भागा दीजिए, कितना है, आधा है ना, 2 और 1/2 है, यानी कि आधा है, यानी 5/2 है, 5/2 यानी कि ऊपर चल जाएगा 2 और नीचे रहेगा 5। इसको काटिए 5 से, तो 5 दिए 15, यानी 30 से कटा, और 30 दूनी 60, यानी चाल उसका होना चाहिए 60। अब पूछा कि कितना बढ़ाया जाना चाहिए, पहले कितना था 50, तो 60 हो गया, अब 60 है, इसकी ज़रूरत है, तो बढ़ाएं कितना, 10 किलोमीटर बढ़ाना पड़ेगा। इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट है आपका, तो मैथ और ये रीजनिंग का कोई क्वेश्चन है ना, हार्ड नहीं आता, काफ़ी इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 66 में क्या है कि कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। ये पूछा है कौन सा विकल्प सही है। तो पहला क्या है, वृत्त के बाहर किसी स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। फिर से समझिए, देखिए क्या बोला है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से, यानी कि देखिए इस टाइप के हिसाब आपको बता रहे हैं, ठीक है। जो सेट अब रेगुलर चल रहा था किरण का, इसमें ये क्वेश्चन 2-3 बार आया, ठीक है, कि एक आता था आपको ये वाला, ठीक है, और इसके अंदर वृत्त रहता था, तो ये जो स्पर्श रेखा यहाँ बिंदु से स्पर्श रेखा यहाँ डालते थे, ठीक है। जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनको मालूम होगा, आपको बताते थे ये और ये बराबर होता है, ठीक है, बताते थे कि नहीं। जो रेगुलर देख रहे हैं जरूर कमेंट करिएगा कि हाँ ये हिसाब आप बताते थे, ठीक है। ये एक चतुर्भुज आता था, ठीक है, इसके अंदर एक वृत्त है, तो आपको बताते थे कि ये किसी भी बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये और ये बराबर होता है, ये और ये बराबर होता है, ठीक है। यही क्वेश्चन यहाँ आया कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा है, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ स्पर्श रेखा 2 आएगा, ठीक है। जैसे किसी बिंदु से अगर वृत्त पर करें तो एक ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा, 2 स्पर्श रेखा आएगा, ठीक है। फिर ये गलत हो जाता है। दूसरा क्या है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यही बताते थे आपको कि जो स्पर्श रेखा किसी बिंदु पर यहाँ मिलेगा ना दोनों, तो ये और ये बराबर होता है, ठीक है, ये और ये बराबर होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, तो यही 2 वाला सही है इसका, ठीक है, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कथन 2 सत्य है और एक असत्य है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका 67। इसमें क्या है, समांतर श्रेणी में ये बताना है, काफ़ी इजी क्वेश्चन ये सभी रहता है। इसको थोड़ा कैलकुलेट करना है, तो बन जाएगा 15 पदों का योग है, तो 15 पदों का योग, तो n पदों का योग क्या, टोटल योग कितना होता है, तो आपको फॉर्मूला आपको बताए थे क्या ना, n/2 इंटू 2a प्लस a-1 इंटू डी। अब क्या है, देखिए आपको n का मान दिया हुआ 15, a का मान दिया हुआ 11, तो डी का मान सिर्फ निकालना है। यहाँ डी का कितना हो जाएगा, तो अंतर करते हैं, ठीक है, ये घटते जा रहे हैं ना, तो दूसरे में से पहले को घटाते हैं, 7 में से 11 -4 हो गया डी, तो इसका मान निकालिएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको निकाल लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका 255 माइनस में आएगा। नेक्स्ट है कि डैश में SER 20 तथा दबावों को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये कौन सा है जो कि SER 20 तथा दबावों को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
तो ये कौन सा है, तो ये है यकृत कोशिका, ठीक है। यकृत कोशिका, देखिए कहना क्या चाह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या है, सिंपल ये समझिए। तो विष होता है, तो जैसे कि आदमी जहर जैसे को खाता है या तो जहरीला पदार्थ को निष्क्रिय कौन करता है, तो निष्क्रिय जो करने में मेन भूमिका निभाता है यकृत, लीवर। लीवर क्या करता है, बहुत सारे जैसे टॉक्सिन जो पदार्थ होता है उसको बहुत हद तक ये नष्ट कर देता है, ठीक है। सबसे अधिक पुनर्जनन क्षमता पूछे तो कहाँ होता है, लीवर में होता है। जो कार्बोहाइड्रेट जमा कहाँ होता है, ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में होता है। विटामिन ए कहाँ होता है, यकृत में होता है। काफ़ी यकृत से जब बताते थे सभी क्वेश्चन आपको बताया जाता था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको वीडियो लाएंगे अगला, तो आपको देखिएगा मजा आएगा पूरा, और वही सब क्वेश्चन भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। 69 में क्या है, इसमें मिलान करने वाला है, तो चलिए मिलान करते हैं। इसमें क्या बोला, द्रव संयोजी उत्तक। तो आपको कई बार बताया रक्त क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक है, तो ये रक्त में चला जाएगा, है ना। रक्त क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक है, ठीक है। 1 का 3 चला जाएगा, ठीक है। 1 का 3 कहाँ कहाँ, 1 का 3 ऑप्शन नंबर ए और बी में, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, देखिए दूसरा क्या है आपका, दूसरा देखते हैं क्या है, उपकला उत्तक, है ना। उपकला उत्तक किस में जाएगा, तो उपकला उत्तक जाएगा, उपकला उत्तक ये आपका त्वचा से संबंधित है, ठीक है। और जोड़ों की सतह जो है, जोड़ों की सतह ये जाएगा उपास्थि में, ठीक है। जैसे आपको बताते हैं कि हड्डी को हड्डी से जो जोड़ता है वो क्या कहलाता है, वो एक हड्डी से हड्डी, एक होता है हड्डी से मांसपेशियों को जोड़ने वाला, एक होता है टेंडन जो कि हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, वो टेंडन कहलाता है, ठीक है। तो वही होता है। तो ये हो गया उपास्थि। और तंत्रिका उत्तक को जो जोड़ता है, तंत्रिका उत्तक कौन होता है, तंत्रिका स्पाइनल कोड होता है ना, 4 का 1 में जाएगा, तो यहाँ पर 4 का 1 जाएगा, स्पाइनल कोड तंत्रिका उत्तक से संबंधित है ये, ठीक है। तो 1 का आपका 3 था, ठीक है, 1 का 3 और 4 का 1 है ना, यहाँ से भी कर सकते हैं, 1 का 1 4 का 1 इसमें भी है, और 2 का 2 है ना, 2 का 2 दोनों में है, 3 का 1 है ना, 3 का 1 3 का, लेकिन होगा क्या यहाँ 4 वाला, है ना। जोड़ों की सतह जो होता है उपास्थि से, तो 3 का 4 इसमें, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका 69 के बाद आएगा 70। 70 में क्या पूछा है कि यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया था। उन्होंने जो गैसें ली तो वो किस गैस का प्रयोग किया था वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें था कौन सा, तो मीथेन और अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। 71 में क्या है कि एक वस्तु 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील है, x दूरी में, इसे रोकने के लिए बल F की आवश्यकता होती है यदि वस्तु की चाल 3 मीटर जो है प्रति सेकंड बढ़ा दी जाए, ठीक है। ध्यान रखना है, देखिए 1 मीटर प्रति सेकंड चाल से गतिशील है, x दूरी में इसे रोकने के लिए बल की आवश्यकता होती है, ठीक है। कुछ दूरी में इसे रोकने के लिए बल की आवश्यकता होती है, यदि चाल इसका 3 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा दी जाए, तो उसको रोकना भी है और चाल क्या किया, बढ़ा दिया 3 मीटर प्रति सेकंड, तो इसे उतनी ही दूरी x में रोकने के लिए बल कितना लगाना होगा, तो बल भी 3 गुना बढ़ाना होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 72। इसमें क्या है कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि इस संयोजन का तुल्य R है, तुल्य प्रतिरोध क्या है, R है, समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में बताए बटम में होगा ना, ऐसे जैसे ऊपर नीचे अगर होता है, देखिए 2 होता है, श्रेणी क्रम होता है, समांतर क्रम में होता है। दोनों का प्रतिरोध आपको कुल पूछता है, तो समांतर क्रम में क्या होता है, 1/R होता है प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है, और श्रेणी क्रम में क्या होता है, डायरेक्ट होता है R1 प्लस सीधा वाला R2 प्लस R3, ठीक है, इस टाइप का होता है। इसको याद कैसे रहे, कन्फ्यूजन भी ना हो, तो आपको कई बार बताएं कि देखिए समांतर क्रम में यानी ऊपर नीचे, यानी कि ये ऊपर नीचे वाला होगा, समांतर क्रम में जब जोड़ना है तो 1/R करेंगे, ठीक है।
ऊपर नीचे समांतर, क्योंकि समांतर रेखा क्या होता है, ऊपर नीचे, तो यहीं से रिलेट करना है ताकि कन्फ्यूजन आपको ना हो कि ये वाला होगा कि ये वाला होगा। तो समांतर क्रम जैसे ही ऊपर नीचे दिमाग, तो ये वाला होगा 1/r, देखिए ऊपर नीचे 1/r, 1/r2 प्लस 1/r3। और श्रेणी क्रम वाला वो सीधा वाला हो जाएगा, ठीक है, श्रेणी क्रम यानी r1 प्लस r2 प्लस r3 हो जाएगा। तो यही पूछा है। इसमें बनाने के बाद आपको कोई बड़ी चीज़ नहीं है, काफ़ी इजी ही रहेगा, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध पहले निकाल लेना है आर का, ठीक है। तो आर निकलेगा क्या, तो बटे में जाएगा, ठीक है, बटे में जाएगा। लेकिन आर बट्टा R1 जो बोला है, आर डैश बोला है, ये पहले वाला का जो है, ठीक है, जो पहले था, तो उसको आर तो है, फिर इसमें बटा कर दिया था, फिर ये उलट ही जाएगा, ठीक है। तो जैसे 6 भागों में बांटा तो 1/6 होगा, तो ये 6 36 1/36 होगा, लेकिन आर बट्टा में बोला तो फिर 36 उलट जाएगा, आंसर ए होगा इसका। नेक्स्ट है, इसमें निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि का वेग जो होता है सबसे अधिक होता है। कई बार आपको वीडियो में बताएं, ठीक है, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में होता है, सबसे कम गैस में होता है। और ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, याद करवाएं, ध्वनि धैर्य यानी ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। और प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है, आपको याद करवाएं, प्रकाश यानी प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि जो है वो क्या करता है, निर्वात में गति नहीं करता है, प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन करता है। तो ध्वनि सबसे अधिक जो गमन करता है किसमें, ठोस में। तो ठोस में भी अगर ऑप्शन आए स्टील, तो स्टील आँख मूंद के ठोंक देना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। और अगर पूछ ले कि निर्वात में, तो इसकी गति निर्वात में शून्य होती है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताएं कि दक्षिण गंगा पूछे तो गोदावरी, दक्षिण की लगा दे तो कावेरी, दक्षिण की कावेरी, दक्षिण की तो कावेरी, दक्षिण गंगा पूछा है तो गोदावरी हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है, इसमें भी मिलान करने वाला है। तो देखिए कोयना, आपको मालूम है कोयना कहाँ है, महाराष्ट्र में है ना। कोयना ये जो है वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में, ठीक है। एक का सी जाएगा, ठीक है। तो एक का सी ऑप्शन नंबर ए और सी में। फिर क्या है, सरिस्का आपको मालूम है, सरिस्का कहाँ है, तो सरिस्का आपको मिलेगा कहाँ, राजस्थान में ना। 3 का ए सरिस्का आपको याद है कि राजस्थान में 3 का ए है ना। 1 का कितना आया था, 1 का सी और 3 का ए, ठीक है। 1 का सी और 3 का ए ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है, बाकी में नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर, बाकी नहीं भी जांच करते हैं तो आंसर ए मार के निकल सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ जान लीजिए चंद्रप्रभा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। और इतुरंगरम कहाँ है, तो इतुरंगरम तेलंगाना, इतुरंगरम गोवारानिया, इतुरंगरम तेलंगाना, है ना। नेक्स्ट है 76 कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो राज्य के राज्यपाल कौन था। तो जब राष्ट्रपति शासन पहली बार लगा था तो ये कौन था उस समय, राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो था। जब भी राष्ट्रपति शासन आता है तो आपको कई चीज़ें बताते हैं कि राष्ट्रपति शासन, देखिए 3 अनुच्छेद महत्वपूर्ण होता है वहाँ। राष्ट्रीय आपात जो होता है अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में होता है। राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपात है भारत में कितनी बार अब तक लगा, 3 बार लगा, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन बिहार में अब तक कितने बार लगा, तो राष्ट्रपति शासन बिहार में अब तक 8 बार लगा, ठीक है। तो वही पूछा पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तो कौन था, नित्यानंद कानूनगो था। अगर पूछ दे कि बिहार के पहला राज्यपाल कौन था, ये दूसरे सेट में आया भी है, ठीक है। बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दास दौलत राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 77 में क्या है, पूछा गलत कथन को चुनिए। तो पहला कथन क्या है कि विधान परिषद जो होता है, बिहार विधान परिषद सचिवालय 1952 से कार्य कर रहा है, ये सही है। आज़ादी से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष थे, ये भी सही है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, ठीक है। तो ये वाला आपको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 1919 के तहत, ये गलत है क्योंकि 1936 में अगर मिला यानी कि 1935 का अधिनियम था ये, है ना। तो ये वाला गलत है, ये पूछ रहा था गलत कौन है, ठीक है। और 1917 में बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से राज्यपाल जो है प्रांत कहा जाता था, ये सही है, ठीक है। यानी कि 1917 में बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से राज्यपाल प्रांत कहा जाता था, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, तो 1936 में मिला था, ठीक है। अगर थोड़ा सा कभी ध्यान रहता है तो आगे ये क्वेश्चन आएगा जो आप नहीं जानते हैं उसका आंसर यहीं पर है, ठीक है। बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, तो 1936 में मिला था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं
कि लोड से उसी प्रकार संबंधित है, डैश लोड से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लोड राजा से संबंध था। तो मध्यकालीन जो में लोड राजा को कहा जाता था, तो जो लोड उसी प्रकार संबंधित किससे, तो सामंत से ने, इसका नाइट हो जाएगा, सामंत इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 79 कि पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में है। तो पीलीबंगा पुरातत्व स्थल कहाँ है, तो राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है, तो भी राजस्थान में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आएगा 80, क्वेश्चन नंबर है 80, ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार ये सब एग्जाम में रिपीट भी हुआ है, ठीक है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, तो गियासपुर में है ना, इसका करेक्ट आंसर है गियासपुर। नेक्स्ट है कि इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में है। ये भी क्वेश्चन कई बार आपको रिपीट हुआ है। ये सब क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये पूछा हुआ है, ठीक है। बेंगलोर में इसरो का मुख्यालय, ठीक है। और यहाँ पर क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है। तो मिश्रण क्या है, कौन सा है, देखिए सोना क्या है, तत्व है, हीरा क्या है, तत्व है, जल क्या है, तो जल का क्या होता है, H2O होता है ना, तो ये क्या है, एक यौगिक है ये, तो वायु जो है ये एक मिश्रण है। नेक्स्ट है 83 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही विवरण निरूपण है, ठीक है। जो लगातार वीडियो में बने हुए हैं, लगातार चैनल पर बने, उनको बताए थे आपको कि जो धातुओं की जो अभिक्रियाशीलता है वो घटते क्रम में क्या होता है, पहले पोटेशियम आता है सबसे ऊपर, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम। आपको जो नहीं भी देखे हैं, ठीक है, आप वीडियो में देखिएगा, पीछे किसी न किसी वीडियो में आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो ये सोडियम हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, आपको फिर आता है क्या, मैग्नीशियम आता है, उससे नीचे फिर एल्युमिनियम आएगा, ठीक है, फिर जिंक, फिर लोहा, इस तरह से घटते क्रम होता है। सबसे ऊपर क्या होता है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील आता है पोटेशियम का, तो सबसे ऊपर कौन सा है, पोटेशियम, एकमात्र ऑप्शन ए में है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 में क्या है, यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है और एक द्विघात समीकरण है तो a का मान नहीं हो सकता है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि एक द्विघात समीकरण है, अगर ये इक्वेशन जो है एक द्विघात समीकरण है तो a का मान कौन नहीं हो सकता है। तो मेन चीज़ें यहीं पर फोकस करना है, ठीक है। फोकस भी करवाया कि द्विघात समीकरण में क्या होता है, स्क्वायर ये होता है ना, ये जो ax² है ना ये होना चाहिए, ठीक है। तो a का मान अगर 1 रखते हैं तो ये स्क्वायर रहेगा, 2 रखते हैं तो स्क्वायर रहेगा, 3 रखते हैं तो स्क्वायर रहेगा, 0 रख देंगे तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए a का मान कभी 0 नहीं हो सकता है जब ये द्विघात समीकरण रहेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट है 85 में क्या पूछा है कि राम 10,000 रुपये का 7.5% वार्षिक दर से ब्याज पर लेता है, ठीक है। मतलब क्या है, राम 10,000 रुपये का ऋण 7.5% वार्षिक दर से ब्याज पर लेता है, ठीक है। उसे वर्ष के अंत में यानी कि देखिए यहाँ पर नहीं दिया है कि 3 वर्ष 4 वर्ष नहीं, वर्ष के अंत में यानी 1 वर्ष, अगर कुछ नहीं दिया तो 1 वर्ष, तो वर्ष के अंत में कितनी राशि ब्याज के रूप में लौटानी होगी, तो वर्ष के अंत में दे दिया, यानी कि साधारण ब्याज पूछ दिया। 1 वर्ष का जो होता है वो क्या है, अगर कुछ भी चक्रवृद्धि ब्याज लिख भी देता लेकिन वो साधारण ब्याज से ही निकल जाता है, क्योंकि 1 वर्ष में क्या होता है, साधारण ब्याज ही रहता है वो, ठीक है। आगे जब वो बढ़ता है दूसरा और तीसरा तब चक्रवृद्धि ब्याज उस पर लगता है, ठीक है। तो ये साधारण ब्याज आपको पूछा है, तो आपको बताते हैं 1 वर्ष का पूछा है, यानी सिंपल 10,000 का 7.5% निकाल दीजिए, तो परसेंटेज से 2 शून्य चला जाएगा, ठीक है। अब बचा कितना 100, ठीक है, और पॉइंट से 1 शून्य चला जाएगा, तो कितना बचा, अब 1 शून्य बचा, यानी 75 पे 1 शून्य बैठा दीजिए, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट है कि tan a का मान है 1/2 और cos a का मान पूछा है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। tan a का मान दिया यानी कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो यहाँ पूछा cos थीटा बराबर, तो cos a बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार तो ये है, ठीक है। यहाँ पर 1/2 दिया है यानी कि 1/2 यानी ये है, ठीक है, यानी कि लंब दे दिया है और आधार दे दिया है, तो यहाँ पर क्या cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार तो है यहाँ 2, ठीक है, कर्ण निकाल लेते हैं, कर्ण क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस आधार स्क्वायर इन दोनों 4 हो जाएगा, यानी कि √5 यानी 2/√5 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 87 में क्या है, टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे एस्टेट का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मिराबो और आबिसिए, है ना, ऑप्शन नंबर
87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिराबो और ओबेसिए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 88। 88 में क्या है, हेनरी कोर्ट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ। तो शुद्ध और अच्छा लोहा जो बनाना संभव हुआ ये बेर सेमर आविष्कार से ना, बेर सेमर से, इसका करेक्ट आंसर डी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। 89 में चलते हैं। 89 में क्या पूछा गया कि रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन जो है 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। तो किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया ये क्वेश्चन है। तो ये राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी। ठीक है, अब देखिए बिहार को राज्य का दर्जा मिला, तो बिहार की स्थापना कब हुआ था। तो ये आपको मालूम है कि 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ है ना। 22 मार्च 1912 को बिहार का राज्य का गठन हुआ था, यानी बिहार का स्थापना हुआ था 22 मार्च 1912 को। लेकिन ऑप्शन में 1912 है नहीं, तो आपको यहाँ क्या पूछा, बिहार को राज्य का दर्जा कब मिला। तो पीछे क्वेश्चन में आपको बताए थे ना, वहाँ ऑप्शन में था कि बिहार को राज्य का दर्जा कब मिला, 1936 में मिला था। तो यहाँ ऑप्शन आराम से मार दीजिए 1936, ठीक है, क्योंकि कोई ऑप्शन बाकी हो ही नहीं सकता। ठीक है, और 1936 से एक चीज़ ये भी रखेंगे कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था। तो 1936 में ये लोग अलग हुआ था, तो एक ऑप्शन यही इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91 में है कि जल के अणु में बंध की प्रकृति होती है। तो कैसी प्रकृति होती है, सहसंयोजी आबंध होता है जल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 में क्या, C6H14 के लिए संरचनात्मक समावयवों की संख्या क्या होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5 होगा है ना। C6H14 में के लिए संरचनात्मक समावयवों की संख्या कितना होगी, तो 5 होगा। नेक्स्ट है कि अल्फा कण है ना। तो अल्फा कण क्या है ये पूछा है। तो अल्फा कण क्या है, तो अल्फा कण क्या है, द्विआवेशित हीलियम आयन है। अल्फा क्या है, द्विआवेशित हीलियम आयन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 94 है। 94 में क्या है, वह फील्ड जो तालिका टेबल में रिकॉर्ड्स को विशिष्ट रूप से पहचानती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है क्या, क्वेश्चन नंबर आपका 94 क्या, उसे क्या प्राइमरी की कहा जाता है ना। वह फील्ड जो तालिका टेबल में रिकॉर्ड्स को विशिष्ट रूप से पहचानती है उसे प्राइमरी की कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95 कि कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने का कार्य कौन करता है। तो देखिए इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट ये सभी डिवाइसों को जोड़ने का काम करता है वो मदरबोर्ड करता है। नेक्स्ट है 96। इसमें क्या है 96 में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है। तो वनों को 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, वो संरक्षित वन, फिर आता है आरक्षित वन और वर्गीकृत वन। तो इसमें राज्य वन इसका नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रशासनिक वर्ग में नहीं है। नेक्स्ट है आपका 97। 97 में क्या है कि भारतीय नौसेना एवं IAF ने अप्रैल 2024 को शामिल मिसाइल का नाम क्या है। तो भारतीय सेना और IAF में जो मिसाइल शामिल हुआ है वो रैम्पेज मिसाइल शामिल हुआ है। नेक्स्ट है आपका कि द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन है। और इनसे क्वेश्चन और भी आएगा कि 2024 का जो गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन था। तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ही था। नेक्स्ट है कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया। तो ये शशि थरूर को किया गया है। ठीक है, फ्रांस से क्वेश्चन और भी आएगा कि 2024 का ओलंपिक कहाँ हो रहा है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो रहा है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। तो लास्ट वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटीटेक मिसाइल है। तो आपको ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। ठीक है, कई एग्जामों में ये पूछा हुआ है। तो एंटीटेक मिसाइल कौन सा है, तो नाग जो है ये एंटीटेक मिसाइल है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से पूरा 100 क्वेश्चन और 100% ऑथेंटिक आंसर होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो अगले जो भी क्वेश्चन आएगा उसको बताएंगे, फिर आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ नया वीडियो बनाएंगे जो कि इससे रिलेटेड जिस चैप्टर से जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया वहाँ से रिलेटेड जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके साथ आपको बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।